बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। HSSC सेकंड एनुअल फ़िज़िक्स का पेपर है, उसकी प्रिपरेशन के लिए पहली एक वीडियो मैंने कल अपलोड की थी। आज सॉरी थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई है, लेकिन ये दूसरी वीडियो मैंने जैसे कहा था मैं अपलोड इंशाल्लाह करूँगा। तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट हैं वो आपको बताने हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट्स में एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि जो डायमेंशन एनालिसिस है उसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने कहा था कि तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन का आपने डायमेंशनली उनको करेक्ट कैसे प्रूव करना है वो देखना है। तो उन्होंने कहा था मुझे करके दिखा दें, तो पहले वो करके दिखाता हूँ, फिर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो बाकी चैप्टर्स रह गए थे उनमें से, और फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस बताता हूँ। तो पहले इक्वेशंस ऑफ मोशंस को देख लें जल्दी से। तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन है वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे है फाइनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है, तो इसके डिस्प्लेसमेंट का एल है डायमेंशन और टाइम की टी है, तो एल टी माइनस वन लेफ्ट हैंड साइड पे डायमेंशन होंगे। राइट हैंड साइड पे डायमेंशंस देखें तो राइट हैंड साइड पे भी फर्स्ट जो क्वांटिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी ही है, उसके डायमेंशंस भी एल टी माइनस वन होंगे। इसी तरह उसके बाद है एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब जो एक्सेलरेशन के डायमेंशंस हैं उसको फिर टाइम के डायमेंशंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एल टी माइनस टू, यानी टाइम का पर टाइम स्क्वायर, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे टी के साथ। तो एक टी कैंसिल हो जाएगा, लिहाजा यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आएगा एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन। अब इसको आपने करना ये है, आपने शो ये करना है कि ईच एंड एवरी टर्म को आप अलग अलग कंपेयर कर सकते हैं। यानी फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म है एल टी माइनस वन उसको कंपेयर करें फर्स्ट टर्म के साथ, तो फर्स्ट टर्म के भी वही डायमेंशन है, और सेकंड टर्म के साथ अलग से कंपेयर करें तो उसके भी वही डायमेंशन है। या इन दोनों को कंबाइन कर देते टू टाइम्स एल टी माइनस वन, तो वो जो टू है वो कॉन्स्टेंट नंबर है, वो डायमेंशन के साथ ऐड नहीं होता, इसलिए दोनों साइड पर डायमेंशन जो है वो इसकी सेम है। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस वन हाफ टाइम्स ए टी स्क्वायर। अच्छा, एस जो है वो डिस्टेंस है चूँकि, तो डिस्टेंस का तो होगा एल। अब दूसरी साइड पे हर एक टर्म के डायमेंशंस एल ही आने चाहिए। वेलोसिटी के डायमेंशन के ऊपर हम लिख चुके हैं एल टी माइनस वन है, और इसके साथ देखें ये जो टाइम है इसका डायमेंशन होगा टी, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ एल रह जाएगा यहाँ पे, प्लस वन हाफ डायमेंशंस के लिए साथ ये वन हाफ ना भी लिखे, खैर एक्सेलरेशन के डायमेंशंस है एल टी माइनस टू, और उसके साथ ये जो टी है इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये अब अगेन कैंसिल हो जाएंगे टी स्क्वायर टी माइनस टू के साथ, और यहाँ पे टी और टी माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे एल आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी एल आ जाएंगे डायमेंशंस। तो ईच एंड एवरी टर्म हैज़ द सेम डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स। इसी तरह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है विच इज़ टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन के डायमेंशंस हैं अभी ऊपर हम लिख चुके हैं एल टी माइनस टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एस इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का है एल डायमेंशंस, तो ये हो जाएगा जी एल स्क्वायर टी माइनस टू। दूसरी साइड पे फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो फाइनल वेलोसिटी का डायमेंशन हमने पढ़े हैं एल टी माइनस वन, उसके ऊपर आपने कर देना है स्क्वायर, और यहाँ पर भी एल टी माइनस वन और उसके ऊपर कर देना है स्क्वायर। तो अगर आप स्क्वायर को ओपन करें ये हो जाएगा एल स्क्वायर और टी माइनस टू, और यहाँ पर भी हो जाएगा एल स्क्वायर और टी माइनस टू। इंडिविजुअल टर्म्स को देख लें, दोनों साइड पर डायमेंशन उनके सेम है, तो डायमेंशन सेम होने का मतलब है डायमेंशनली ये सारी इक्वेशन जो है वो करेक्ट हैं। अच्छा जी, जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे उनमें कुछ और ये अगले चैप्टर के क्वेश्चंस साथ ऐड करा लेंगे, ये देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी पेपर्स में रिपीट हो चुका है इससे पहले। थिन ऑयल फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ वाटर शोज डिफरेंट कलर्स, तो ये इंटरफेरेंस की वजह से होता है जी। तो अब ये जिस टेक्स्ट को बोल्ड या ब्लैक किया हुआ मैंने, इसका मतलब है कि ये इसको बोलते हैं कीवर्ड। तो आपने अपने आंसर के अंदर याद रख लें ये कीवर्ड्स ज़रूर लिखकर शो करने होते हैं, इससे आपके फुल मार्क्स के चांस हो जाते हैं। तो फिनोमिनन है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, अब वो होता कैसे है वो आगे उसकी एक्सप्लेनेशन आपने करनी है अपने वर्ड्स में, या ये एक्सप्लेनेशन भी आप नोट डाउन कर लें कि जब ये लाइट फॉल करती है सम एंगल पे, तो जो थिन ऑयल फिल्म है वो चूँकि एक लेयर उसने बना दी है, तो कुछ लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ जो है वो लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है। दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं उनकी इंटरफेरेंस होता है, उनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसकी वजह से आपको डिफरेंट कलर्स जो है वो शो होते हैं। तो असल इंटरफेरेंस है जिसकी वजह से ये डिफरेंट कलर्स शो होते हैं।
नेक्स्ट देख लीजिए कोहेरेंट सोर्सेस। लास्ट टाइम आई थिंक आपका फर्स्ट एनुअल में भी क्वेश्चन आया था कि कोहेरेंट सोर्स के तौर पे बिहेव कैसे कर सकते हैं दो लाइट सोर्सेस, तो उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन कि कोहेरेंट सोर्स होता क्या है और फिर आप कैसे एक सोर्स ऑफ कोहेरेंट सोर्स लाइट का जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो पहले डिफाइन कर लेते हैं। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट जो है उसमें प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि वेव्स ऐसी इमिट हों जिनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, और प्रेफरेबली डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन भी सेम होनी चाहिए। ऑपोजिट भी डायरेक्शन भी हो सकती है लेकिन सेम होनी चाहिए प्रेफरेबली। और इसकी सबसे कॉमन जो सोर्स है वो हो सकता है लेज़र लाइट। लेज़र लाइट के अलावा जो आपकी बुक में है वो है यंग्स डबल स्लिट में वेवलेंथ को आप डिवाइड करके कोहेरेंट सोर्स हासिल कर सकते हैं, या आप फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म में और लेऑर्ड्स मिरर के अंदर भी हासिल कर सकते हैं। इनकी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी है। उसके बाद ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है लेकिन इस जैसे एक दो न्यूमेरिकल से पहले पास पेपर भी आ चुके हैं। या तो आपको स्लिट सेपरेशन फाइंड आउट करने को दी जा सकती है, या वेवलेंथ फाइंड आउट करने को दी जा सकती है, ये एंगल ही। तो इस न्यूमेरिकल पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में स्लिट सेपरेशन जो है वो फाइंड आउट करने के लिए दी गई है। तो डेटा देख लें, वेवलेंथ गिवन है उसको मीटर्स में चेंज कर लेंगे, उसके बाद एंगल गिवन है और फिर ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम है। तो फॉर्मूला ये एक ही यूज़ होगा तमाम क्वेश्चंस में, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा, इस किस्म के तमाम क्वेश्चंस में। इसमें से या आप डी फाइंड करेंगे या लेमडा फाइंड करेंगे या थीटा फाइंड आउट करेंगे, इसको रीअरेंज कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने इसको रीअरेंज किया है फॉर डी, डी इक्वल्स टू एम लेमडा ओवर साइन थीटा। इसमें ये तमाम वैल्यूज़ जो गिवन है ये पुट करेंगे तो डी का आंसर आ जाएगा आपके पास 3.08 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -6 तो आप माइक्रोमीटर भी लिख सकते हैं, 3.08 माइक्रोमीटर्स भी आंसर इसका लिख सकते हैं आप। अच्छा जी, हाँ, ये आखिरी चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार ये भी 3 से 4 बार आ चुका है कि एडियाबैटिक कर्व जो है वो स्टीपर होती है आइसोथर्मल कर्व से। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी याद रख लें कि इम्पॉर्टेंट है। एडियाबैटिक कर्व और आइसोथर्मल कर्व को एक्सप्लेन करना, ये पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करना आ सकता है, और इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो रीज़न इसका क्या है? रीज़न इसका सिर्फ टेम्परेचर का सेम होना आइसोथर्मल प्रोसेस में और एडियाबैटिक में जो है वो कांस्टेंट ना होना है। तो एडियाबैटिक कर्व स्टीपर इस वजह से है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर डिक्रीज़ करता है तेज़ी से। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों साइमल्टेनियसली ड्रॉप हो रहे होते हैं। जबकि आइसोथर्मल में, आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल का मतलब है टेम्परेचर, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर जो है वो सेम या कांस्टेंट रहता है। तो टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट रहता है और एडियाबैटिक में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता। इस वजह से वो कर्व जो है वो स्टीपर बनती है। दोनों कर्व्स डायग्राम बना के आप शो भी कर सकते हैं कि एक की स्टीप है और दूसरे की उसके मुकाबले में लेस स्टीपर है या फ्लैटर है। अब आ जाते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो इनकी पूरी एक्सप्लेनेशन आई थिंक अब टाइम भी नहीं है और आप लोग पहले तैयारी कर भी चुके होंगे। जस्ट मैं अपने गेस्ट के तौर पे मैं बता देता हूँ कि कौन से मेरे ख्याल में क्वेश्चंस या टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है पेपर में आ सकते हैं। इवन तो पेपर का पैटर्न जो है वो अब चेंज हुआ है, यानी पिछले साल से 23 की बात कर रहा हूँ, 24 के फर्स्ट एनुअल में अब भी आपका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। लेकिन पैटर्न चेंज होने के बावजूद ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये जो अब टॉपिक्स हैं, ये अब भी उसी तरह इम्पोर्टेंट हैं। अगेन जो कोर आपका पेपर बन सकता है वो चैप्टर नंबर 3 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक, इन चैप्टर्स में से बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन चैप्टर 2 में बहरहाल स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ये ज़रूर आप लोगों ने करना है चैप्टर 2 में से। उसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ फैक्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये हालांकि ये 9th क्लास का भी टॉपिक है, यहाँ ज़रा डिटेल से है, लेकिन ये यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक रेजोल्यूशन ऑफ फैक्टर्स का। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और इसमें डेरिवेशन सारी वेलोसिटीज़ की, फाइनल वेलोसिटीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, वो डेरिवेशन जो करनी होती है वो आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको ये लॉन्ग में आएगा तो वो सारी डेरिवेशन आपको करके दिखानी होगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। प्रोजेक्टाइल, मेरे ख्याल में इस दफ़ा ये इंशाल्लाह शॉर्ट आएगा आपके पेपर में प्रोजेक्टाइल मोशन का। इसमें फिर आपसे बता दिया जाएगा कि आप रेंज की इक्वेशन डिराइव करें, हाइट की इक्वेशन डिराइव करें, और थीटा फॉर मैक्सिमम रेंज की इक्वेशन डिराइव करें। यानी आपको बता दिया जाएगा कि क्या क्या डेरिवेशन, लेकिन ये सारी आपने ज़रूर करनी है प्रोजेक्टाइल मोशन की।
और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। न्यूमेरिकल की भी मैं इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन के और सेकंड चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो मैंने करवा दिए हैं। बाकी जो है वो फ़िलहाल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कल पेपर है आपका। वर्क नेक्स्ट चैप्टर है जी वर्क एनर्जी। उसमें वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड ये आ चुका है आई थिंक फर्स्ट एनुअल में, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसकी पूरी इक्वेशन की जो डेरिवेशन है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की, वो डेरिवेशन सारी की सारी ज़रूर करनी है। हाँ, नेक्स्ट जो इसके साथ चैप्टर है सर्कुलर का, उसमें स्टार्ट में जो डेफिनेशंस है छोटी छोटी, वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लॉन्ग के लिए मेरे ख्याल में इस दफ़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क एंड अ हूप का टॉपिक। उसकी भी पूरी अगेन डिराइव कर लें इक्वेशन। वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये आई थिंक 23 के पेपर में ये आ चुका है, एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन का पूरा टॉपिक ही। और इस दफ़ा इसके चांस कम हैं, लेकिन बहरहाल इसको आपने देखना ज़रूर है। उसके बाद मेरे ख्याल में अगेन इंशाल्लाह इस दफ़ा इस चैप्टर में से बर्नौलीज़ इक्वेशन या उसकी एप्लीकेशन ज़्यादा चांस आई थिंक बर्नौलीज़ इक्वेशन का है। वैसे तो इस ये चैप्टर पूरा ही ये डेरिवेशन से ही ताल्लुक़ रखता है, आपको पता है। इससे पीछे इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी है, स्टोक्स लॉ है, उसके बाद ये बर्नौलीज़ इक्वेशन, और फिर उसकी एप्लीकेशन के अंदर भी वेंचुरीज कार्बोरेटर के अंदर इसका क्या है यूज़, वेंचुरीज डक्ट के अंदर क्या यूज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा जी, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन और मैस अटैच टू द स्प्रिंग का मोशन कैसे सिंपल हार्मोनिक होता है, इससे पहले क्वेश्चन आया था आई थिंक सिंपल पेंडुलम का मोशन प्रूव करना है सिंपल हार्मोनिक। इसमें सिर्फ एक बात याद रख लें कि आपने प्रूव करना होता है कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, लेकिन सारी डेरिवेशन साथ करनी है और इक्वेशंस आपने डिराइव करनी होंगी फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अच्छा, उसके बाद एनर्जी इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन और पोटेंशियल एनर्जी की दोनों इक्वेशंस फॉर अ मास अटैच्ड टू द स्प्रिंग, इनको डिराइव कैसे करना है ये भी साथ आपने देख लेना। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है अगेन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर अ मास अटैच्ड टू द स्प्रिंग आई थिंक है। इसके बाद नेक्स्ट जो वेव्स का चैप्टर है उसमें डॉपलर्स इफेक्ट लास्ट टाइम मुझे नहीं याद, आई थिंक फर्स्ट एनुअल में नहीं आया। अगर ये नहीं आया तो इस दफ़ा इंशाल्लाह ये भी शॉर्ट आएगा। अगर ये आ चुका है फर्स्ट एनुअल में, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो फिर इसके चांसेस कम हैं इस चैप्टर में से। और हीट के चैप्टर में से लाइट वाला भी मैंने स्किप करवा दिया क्योंकि वो अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो उसको स्किप ही करते हैं, मुश्किल लगता है। लेकिन उसमें अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप और माइकलसन से इंटरफेरोमीटर कर लें तो अगर आपने पहले से किया हुआ है तो उसको रिवाइज़ कर लें, वरना उसको अभी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दोनों लॉज और मोलर स्पेसिफिक हीट का फर्स्ट एनुअल में आ चुका है, CP - CV = R, फिर भी दोबारा भी आ सकता है यही क्वेश्चन। और उसके बाद एक नज़र आपने ज़रूर रखनी है कार्नट हीट इंजन के ऊपर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सेकंड एनुअल का जो आपका फिज़िक्स का हो रहा है पेपर, उसके लिए। आई नो कि मैं थोड़ा सा इनको और मज़ीद एक्सप्लेन कर सकता था अगर मैं थोड़ा, जैसे मैंने कल बताया ट्रेजेडी की वजह से मैं टाइम मुझे नहीं मिल सका, मैं एक्सप्लेन करके सारे टॉपिक्स बता सकता था आपको, लेकिन अब टाइम नहीं है, कल आपका पेपर है, तो जस्ट एक गैस वर्क ही है मेरी तरफ से। तो विश यू ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक। हाँ, जो आपका PBA का एग्ज़ाम है उसके लिए क्लियर करता जाऊँ, जिनके 15 नंबर हैं 14 नंबर हैं वो उनको देने की ज़रूरत नहीं है PBA का पेपर, ठीक है जी। कुछ लोगों ने कहा जी अटेंडेंस जाकर लगानी लाजमी है, मैंने बोर्ड में ऑफिशियल जो थे उनसे पता किया, उन्होंने कहा जी अटेंडेंस भी ना लगाए स्टूडेंट तो फिर भी कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई अपनी तसल्ली के लिए या कॉलेज वालों ने कहा है अटेंडेंस जाकर लगाना चाहते हैं PBA में, तो बेशक जाकर लगा दें। आप अटेंडेंस लगाएं ना लगाएं, आपके पुराने वाले नंबर लग जाएंगे। 14 है 15 है ज़्यादा है नंबर, अगर किसी के नंबर कम है 10 से कम है, 10 या 10 से कम नंबर है, ज़रूर BBA का पेपर देना है आपने, ज़रूर अटैम्प्ट करना है पेपर, क्योंकि इम्प्रूव होने के चांसेस होते हैं। PBA के पेपर के लिए इंशाल्लाह ज़रूर वीडियोस अपलोड करूँगा। पुरानी वीडियो भी आप देख सकते हैं, लेकिन नई वीडियो भी इंशाल्लाह PBA फिज़िक्स के PBA के लिए इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड करूँगा वीडियोस। तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, और सॉरी मैं ज़्यादा डिटेल में वीडियोस बना नहीं सका। हाँ, एक और सिर्फ न्यूमेरिकल्स की छोटी सी वीडियो इसके बाद अपलोड करूँगा पेपर से पहले, उसको बस एक नज़र देख लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।